दिल्ली के अलीपुर में एक महिला की चाकू से गोदकर हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना को ये उस वक्त अंजाम दिया गया जब महिला घर पर अकेले थी। जब तक परिवार के लोग अस्पताल लेकर पहुंचे, महिला की मौत हो चुकी थी। वहीं महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पुलिस घटना की जांच में भी जुट गई है। इसके पीछे कौन हो सकता है, क्या ये सोची समझी साजिश के तहत, क्या कोई पुरानी रंजिश का मामला, ये सब कुछ अब एंगल है जांच पड़ताल का। लेकिन आरोपी तक कैसे पहुंचा जाए उसकी कोशिश में इस वक्त पुलिस जुट चुकी है। लेकिन अफसोस है कि जब तक परिवार के सदस्य अस्पताल लेकर पहुंचे तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। तो ऊपर आया ड्यूटी से और ऐसे ऊपर चढ़े चला गया। बाद में लोगों ने बताया नीचे भाभी के चाकू कोई मार के गया है। नीचे आया बस, वो गाड़ी पे जो लोग लाद रहे उनको चढ़ा रहे थे, मतलब बैठा लेते। फिर हमने अपनी दोस्त की बाइक ली, में तुरंत आया। आवाज़ नीचे से आई जोर से, बच्चे उच्चे चिल्लाने लगे और कुछ जोर सी आवाज़ आई, तो फिर मैं नीचे भाग के आया। मैं कहा क्या हो गया, तो देखा तो एक मतलब नीचे वाले फ्लोर पे किसी ने चक्कू को मार दिया था, उनको ब्लड बह रहा था। तो उन्होंने बोला, मैंने पूछा क्या हुआ, तो बोले चक्कू मार के गया। देश में लॉटरी के टिकट बेचती है, लेकिन मार्टिन की इस कंपनी के खिलाफ लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998 के तहत कई केस दर्ज हैं। पिछले साल मई में ईडी ने तमिलनाडु के चेन्नई और कोयम्बटूर में कंपनी के ठिकानों पर छापेमारी की थी और उस दौरान करीब 457 करोड़ की उसकी संपत्ति जब्त की गई थी। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी जैसे ही साझा की गई, लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन और उनकी कंपनी फिर सुर्खियों में आ गई। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि 2024 के चुनाव ईवीएम से ही कराए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाकर दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने साफ कर दिया कि लोकसभा चुनाव ईवीएम से ही कराए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत में नए कानून के तहत 2 नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की नियुक्तियों को चुनौती दी गई थी। इस मुद्दे पर अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी। लोकसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले दोनों नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एसएस संधू ने कार्यभार संभाल लिया। एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की थी। देश भर में सीएए लागू होने के बाद सियासी घमासान छिड़ गया। विपक्ष ने सीएए के विरोध की बात की तो बीजेपी ने हमला बोल दिया। लेकिन विपक्ष के बयानों के विरोध में दिल्ली में भारी संख्या में हिंदू और सिख शरणार्थी सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों ने विपक्षी गठबंधन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और कांग्रेस दफ्तर के घेराव की कोशिश की। हजारों की संख्या में हिंदू और सिख शरणार्थियों ने कांग्रेस दफ्तर की तरफ जाने वाली सड़क पर मार्च निकाला। इस दौरान प्रदर्शनकारी अपने हाथों में भारत का राष्ट्रीय ध्वज लेकर आगे बढ़ते दिखे। कांग्रेस दफ्तर की तरफ बढ़ते हुए प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों के हाथों में कांग्रेस के नेताओं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लिखे पोस्टर भी नजर आए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आकर दिल्ली में शरण लिए हुए लोगों ने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता वोट बैंक के लिए सीएए का विरोध कर रहे हैं, जबकि इसके लागू होने से उन्हें भारत की नागरिकता मिलने में आसानी होगी। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक उन्हें उनके देशों में बुरी तरह प्रताड़ित किया गया था और उसी वजह से उन्होंने भारत में शरण ली थी। हम पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में जहाँ के आए हैं वहाँ पीड़ित थे, परेशान थे। पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने वहाँ हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार के बारे में भी बताया। उधर हिंदू होना एक गुनाह हो गया है। पाकिस्तान में इज्जत नहीं है तो कुछ नहीं है। पाकिस्तान में हिंदू की इज्जत ही नहीं है। हालांकि कांग्रेस दफ्तर की तरफ बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया और इसके बाद तो हंगामा और ज्यादा बढ़ गया। कांग्रेस दफ्तर से पहले लगाए गए पुलिस बैरिकेड के पास हिंदू और सिख शरणार्थियों ने नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। एक रोज पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी हिंदू और सिख शरणार्थियों ने प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा खोल दिया। और जब कांग्रेस पार्टी के दफ्तर की तरफ आगे बढ़ने से रोका गया तो कुछ प्रदर्शनकारी वहां मौजूद पुलिस वालों से भिड़ गए। प्रदर्शनकारी पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते दिखाई दिए। लोहे के बैरिकेड के पास खड़े प्रदर्शनकारियों को पुलिस वाले धक्के देकर पीछे करते नजर आए। काफी देर तक प्रदर्शनकारियों और पुलिस वालों के बीच झड़प होती रही। इसके बाद प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठ गए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू और सिख शरणार्थियों ने वहां मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस दौरान अपने साथ एक छोटी सी बच्ची लेकर पहुंची एक महिला प्रदर्शनकारी वहां मौजूद महिला पुलिस कर्मियों से भिड़ गई। उस महिला को पुलिस वालों ने समझा बुझाकर पीछे की तरफ कर दिया। मुश्किलें यहाँ पर महिला पुलिस कर्मियों के लिए भी सामने आ रही है, जहाँ पर महिला प्रदर्शनकारियों को पकड़
करने की कोशिश कर रही है। प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान से आई एक दूसरी महिला शरणार्थी तो भावुक होकर रोने लगी। पाकिस्तान से आए थे, हमारे को नागरिकता चाहिए, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। काफी देर हंगामा करने के बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के बैरिकेड को गिरा दिया। बैरिकेड गिरते ही कई प्रदर्शनकारी तेजी से कांग्रेस दफ्तर की तरफ बढ़ते दिखाई दिए। हालांकि कुछ ही दूरी पर मौजूद पुलिस की दूसरी टीम ने उन्हें रोक लिया। लेकिन विपक्षी दलों के खिलाफ भारत के पड़ोसी देशों से भागकर आए शरणार्थियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। बांग्लादेश से भागकर पश्चिम बंगाल में शरण लेने वाले मतुआ समुदाय के लोगों ने भी ममता बनर्जी के बयानों पर नाराजगी जाहिर की थी। ममता बनर्जी ने सीएए को लेकर सवाल उठाए थे और केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया था। लेकिन पश्चिम बंगाल में शरण लेने वाले मतुआ समुदाय के लोगों ने सीएए लागू होने के बाद जमकर जश्न मनाया था, क्योंकि सीएए लागू होने के बाद मतुआ समुदाय के लोगों को लगने लगा कि उनकी मन की मुराद पूरी हो जाएगी। मतुआ समुदाय के लोगों का मानना है कि सीएए लागू होने से उन्हें भारत का नागरिक होने का ठोस सबूत मिल जाएगा, क्योंकि बंटवारे के बाद तब के पूर्वी पाकिस्तान और मौजूदा वक्त के बांग्लादेश से हजारों की संख्या में मतुआ समुदाय के लोगों ने भारत के पूर्वी राज्यों पश्चिम बंगाल और असम में शरण ली थी। उस वक्त के अखबारों के मुताबिक मतुआ समुदाय के लोगों को पश्चिम बंगाल में बसाने के लिए ठाकुरगंज नाम की बस्ती बसाई गई थी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। सबसे पहले आज की बड़ी खबर आप जान लीजिए। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले देश के नाम पीएम मोदी ने चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राष्ट्र निर्माण के लिए हमारे प्रयास बिना थके बिना रुके अनवरत जारी रहेंगे। ये मोदी की गारंटी है। इस पत्र में उन्होंने पिछले 10 साल में देश में हुए विकास का जिक्र किया। उन्होंने इस दौरान देश में आए सकारात्मक बदलाव का भी जिक्र किया है और साथ में 10 वर्षों में किए गए अपनी सरकार के कामों के बारे में भी बताया, जिससे राष्ट्र के निर्माण में गति मिली और विकास की नई ऊंचाइयां हासिल की गई हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से विकसित भारत का संकल्प पूरा करने के लिए सुझाव मांगे हैं। पीएम मोदी ने चिट्ठी में देश की जनता को परिवारजन कहकर संबोधित किया है और साथ ही पीएम मोदी ने देशवासियों के उज्जवल भविष्य की भी कामना की है। उन्होंने लिखा, आपका और हमारा साथ अब 1 दशक पूरा करने जा रहा है। मेरे 140 करोड़ परिवारजनों के साथ विश्वास, सहयोग और समर्थन से जुड़ा ये मजबूत रिश्ता मेरे लिए कितना विशेष है, इसे शब्दों में व्यक्त कर पाना बहुत कठिन है। पीएम मोदी ने अपनी चिट्ठी में जीएसटी लागू करने, अनुच्छेद 370 समाप्त करने, 3 तलाक पर नए कानून को बनाने का भी जिक्र किया है।